सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट सीरीज ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी लिटरेरी डिवाइसेस की सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम लोग सारे इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच को देख रहे हैं। ना सिर्फ फिगर ऑफ स्पीच बट लिटरेचर में आने वाले कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड एलिमेंट्स को भी डील कर रहे हैं जिनसे कभी ना कभी क्वेश्चंस पूछा जाता है पर आप उनको कभी जाकर सर्च नहीं करते हैं। हमारा आज का अल्फाबेट है अल्फाबेट सी एंड ऑन दैट नोट लेट अस स्टार्ट एंड सी की इस वीडियो में कौन कौन से लिटरेरी टर्म्स हैं। सो हमारा पहला लिटरेरी डिवाइस है सीज़्यूरा। अब बहुत सारे बच्चे इसको रॉन्ग प्रोनाउंस करते होंगे एज कैज़्यूरा, लेकिन नो, दिस इज प्रोनाउंस्ड एज सीज़्यूरा। ये होता क्या है, किसी पोएम या किसी टेक्स्ट की लाइन में बीच में आने वाला ये एक ऐसा पॉज या ब्रेक होता है जो रीडर या पढ़ने वाले को एक अलग इफेक्ट देता है। यहाँ पर आपको दो ब्लैक स्लैश दिखाई दे रहे होंगे जो सीज़्यूरा को डिनोट करते हैं। अब पोएम पढ़ते टाइम आप इसको ढूंढने लगेंगे कि जब ये मिलेगा तो देयर आई विल स्टॉप, लेकिन आपको इस बात का ध्यान देना है कि ये किसी भी पोएम या किसी टेक्स्ट में आपको एम्फैटिकली या डायरेक्टली वहां पे दिखाई नहीं देगा। आप जब पढ़ रहे होगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा कि इस जगह पर हमको ब्रेक लेना है। आप एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे शेक्सपियर की हैमलेट की फेमस लाइन्स है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। ऑटोमेटिकली आप जब इस लाइन को पढ़ेंगे तो नॉट टू बी के बाद आप रुक जाएंगे। इस अचानक से आने वाले ब्रेक या पॉज को हम लोग सीज़्यूरा बोलते हैं। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट्स सिंपली पार्ट ऑफ द वे द रीडर और सिंगर प्रोनाउंसेस द लाइन एंड इट इज नॉट मार्क्ड एट ऑल। आप ध्यान रखिएगा कि ये जो स्लैश आई एम शोइंग यू, ये आपको वहां पे दिखाई नहीं देगा, ये आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाना चाहिए। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं अलेक्जेंडर पोप की फेमस पोएम से, एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, टू err is human, to forgive is divine। हम तुच्छ मनुष्य का काम होता है गलती करना और महान और व्यक्ति या फिर महान भगवान का काम होता है हम जैसे तुच्छ मनुष्य को माफ कर देना। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कैसे टू err is human, टू फॉरगिव इज डिवाइन के बीच में जो पॉज या ब्रेक है उसको हम लोग सीज़्यूरा कहते हैं। चलिए चलते हैं हमारे अगले लिटरेरी डिवाइस के टुवर्ड्स, विच इज कायस्मस। अब कायस्मस एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जो किसी सेंटेंस के दो फ्रेजेस को इन्वर्ट या क्रॉस करके यूज किया जाता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हैव लैंग्वेज फॉर नॉलेज एंड नॉलेज फॉर लैंग्वेज। एक ही बात को क्रॉस करके इन्होंने यहाँ पर दिखा दिया है। ये भी आपकी पढ़ते टाइम एक इफेक्ट बस देखने के लिए या इफेक्ट देने के लिए यूज किया जाता है, इसका कोई सच मीनिंग या यूज नहीं है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कायस्मस कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड मीनिंग क्रॉस्ड एंड इट रेफर्स टू ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर दैट इन्वर्ट्स द प्रीवियस फ्रेज। जो पहले बात बोली गई है उसको बस इन्वर्ट या क्रॉस करके यहाँ पे आपको दिखा दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, आई मेंट व्हाट आई सेड एंड आई सेड व्हाट आई मेंट। आपने अक्सर लोगों को एक ही बात को दो बार क्रॉस या इन्वर्ट करते हुए बोलते हुए सुना होगा, क्योंकि ऐसा करने से एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। आपने मैकबेथ में भी इसका बहुत अच्छा यूज देखा होगा, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, रोम अबाउट इन द फिल्दी एयर। एकदम आपका जो एक्ट शुरू होती है उसके पहले ही एक्ट में आपको ये लाइंस दिख जाती है। ओके, हैमलेट में भी ये लाइंस यूज की गई हैं, वेदर लव लीड्स टू फॉर्च्यून और फॉर्च्यून लीड्स टू लव। ओके, ये इन कायस्मस एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जिसको यूज करके बस रीडर का थोड़ा सा अटेंशन गेन किया जाता है, क्योंकि एक ही बात को बस उल्टा करके दो बार बोला जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले लिटरेरी डिवाइस के टुवर्ड्स, जिसका नाम है कैथारसिस। नाउ बिफोर टेलिंग यू अबाउट कैथारसिस, आई वांट टू ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ यू एन एग्जांपल जिससे आप रिलेट कर पाए कि आपने कुछ लोगों को हमेशा सैड सॉन्ग सुनते हुए सुना होगा। वो सैड सॉन्ग सुनते हैं और उनको अचानक से अच्छा फील होता है एंड दे फील रिलैक्स्ड। ऐसा क्यों है, हम लोग कैथारसिस के थ्रू समझेंगे। अब आपके अरिस्टोटल कहते हैं कि कैथारसिस एक ऐसा एलिमेंट होता है आपकी किसी ट्रेजेडी, स्टोरी या प्लॉट के अंदर जिसको यूज करने से आपकी जो ऑडियंस होती है वो क्लेंस्ड या परगेटेड फील करती है। अब इसका क्या मतलब होता है, आप अपनी मम्मी को देखिए कि वो अनुपमा क्यों देखती हैं। अनुपमा की सास उसका साथ नहीं देती हैं, उसके पति ने उसके साथ अच्छा नहीं किया, बट देन जब अनुपमा बोलती है कि मैं घूमूं फिरूं नाचूं गाऊं हंसूं खेलूं, बाहर जाऊं अकेली जाऊं किसी और के साथ जाऊं, आपको क्या, तो आपकी मम्मी बहुत अच्छा फील करती हैं, क्योंकि वो सेम इमोशंस फील करती हैं। अपनी सास को नहीं बोल पाती, लेकिन जब
अनुपमा के रूप में अनुपमा किसी को जवाब दे रही होती है, तो शी फील्स अ सॉर्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन कि हाँ ये मेरी फीलिंग्स इसने बोली, एंड शी फील्स रिलैक्स्ड एंड क्लेंस्ड। ध्यान दीजिएगा, कैथारसिस किसी भी प्रॉब्लम का एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है, वो बस आपकी ऑडियंस को थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील कराता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैथारसिस इज एन एलिमेंट ऑफ अ प्लॉट, स्पेशली ट्रेजेडी, व्हिच मींस क्लेंजिंग एंड परगेशन। It is a theory developed by Aristotle, which is the process of releasing and thereby providing relief from strong or repressed emotions. आपकी ऑडियंस के अगर कोई ऐसे इमोशंस हैं जो वो लोगों तक बोल नहीं पा रहे हैं एंड किसी को बता नहीं पा रहे हैं, तो उनके सामने कोई ऐसा सीन आता है तो वो अचानक रोने लगेंगे, उनको एक मन में रिलीफ फील होगा कि हाँ ये तो मेरे साथ भी हो रहा है, एंड देन दे विल फील अ सॉर्ट ऑफ रिलैक्सेशन उसके सोल्यूशन को देख के या उनकी उसकी प्रतिक्रिया को देख के उनको अ टाइप ऑफ रिलैक्सेशन मिलता है। ओके, थिंग्स फॉल अपार्ट आपके चिनुआ अचेबे ने एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लिखी है जिसमें एक पावरफुल विलेज लीडर की कहानी बताई गई है जिसका एरोगेंस, जिसका घमंड उसके सपोर्टर्स को उससे दूर कर देता है, एंड अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है, अपने आप को ही मार के वो सुसाइड कर लेता है। तो यहाँ पे बहुत कैथारसिस का यूज किया गया है क्योंकि अक्सर ऐसा लोगों के जीवन में हम लोग को देखने को मिलता है। तो आई होप आपको ये एलिमेंट समझ में आ गया होगा। कैथारसिस एक ट्रेजेडी में यूज होने वाला एलिमेंट है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा है कि ये शॉर्ट टर्म रिलीफ पहुंचाता है, बट इन मोस्ट केसेस लॉन्ग टर्म रेजोल्यूशन आपको नहीं देता है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। आगे हम लोग चलते हैं और हम आगे देख पा रहे हैं कि ट्रेजेडी का ही आने वाला एक और एलिमेंट है जिसको बोलते हैं हम लोग क्लाइमेक्स। अब क्लाइमेक्स समझाने की आपको जरूरत नहीं है, आप सबको पता होगा कि किसी भी स्टोरी या किसी भी ट्रेजेडी या किसी मूवी को आप जब देख रहे होते हैं तो उस पूरी मूवी या स्टोरी का जो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ टेंशन होता है, जहां पे उस पूरी मूवी में उत्पन्न होने वाली जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं वो एक ऐसे पॉइंट तक पहुंच जाती हैं जहां पे आपको देखना होता है कि अब क्या होने वाला है, उसको हम लोग बोलते हैं क्लाइमेक्स। ध्यान दीजिएगा, आपका जो क्लाइमेक्स होता है वो ग्रीक वर्ड से निकला है जिसको लैडर भी बोलते हैं। लैडर मतलब कि सीढ़ी। आप किसी स्टोरी को जब देखते हो तो उसको सीढ़ी के समान माना गया है कि स्टोरी के डिफरेंट डिफरेंट जो सीन्स होते हैं उसको आप सीढ़ी की तरह चढ़ते जाते हो और क्लाइमेक्स उस सीढ़ी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, जिसके बाद क्या होगा ये आपको देखने में बड़ी मजा आती है। तो इसको क्लाइमेक्स को यूज करते हैं आपके ऑथर्स या आपके राइटर्स आप ऑडियंस के बीच में टेंशन उत्पन्न करने के लिए और आपको परेशान या सस्पेंसफुल फील कराने के लिए कि आगे क्या होने वाला है, विच इज नोन एज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ टेंशन। ओके, आई होप ये आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। कॉमिक रिलीफ अगेन। अब अगर आप एक वही ट्रेजेडी वाली पिक्चर देख रहे हैं जिसमें सब रो रहे हैं एंड कुछ बहुत सीरियस सीन चल रहा है, आप देखते होंगे कि कोई भी ऐसी स्टोरी या ट्रेजेडी नहीं होती है जिसमें लगातार रोना धोना चल रहा हो, जिसमें लगातार ड्रामा चल रहा हो। चाहे आपके सीरियल्स हो उसमें तो इतना रोना धोना होता है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जरूर एक एपिसोड में 2 या 3 4 कैरेक्टर्स के थ्रू कॉमिक रिलीफ डाला जाता है। ये एक ऐसा छोटा सा शॉर्ट कॉमेडिक या ह्यूमरस एक सीन डाला जाता है जहां पे थोड़ी सी जो टेंशन है वो कम हो जाए। ऐसा जानबूझ के किया जाता है बाय द ऑथर्स, क्योंकि आपके जीवन का एक कंप्लीट आईना दिखाते हैं उन सीरियल्स या उन ट्रेजेडी को। एंड आपका जीवन एक पूरी तरीके से ट्रेजेडी तो नहीं है, कभी कभी हंसते हैं आप, कभी कभी रोते हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए कॉमिक रिलीफ का यूज किया जाता है। अब आपके शेक्सपियर इस कॉमिक रिलीफ का अपने हर प्ले में यूज करते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि हैमलेट जो इतने सीरियस टॉपिक पे बना हुआ है वहां पे भी आपको कई सारे कॉमिक रिलीफ एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि हैमलेट बोलता है, बट व्हाट इज योर अफेयर एल्जिनोर? होरेशियो, माय लॉर्ड, आई केम टू सी योर फादर्स फ्यूनरल। ये इनके फादर के फ्यूनरल पे आता है। अब हैमलेट खुद ही कॉमिक रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं। Hamlet, I pray thee, do not mock me, fellow student. I think it was to see my mother's wedding. आप सबको पता है कि जैसे ही राजा की डेथ हुई थी उसके बाद हैमलेट की मदर ने उनके ही चाचा से, उनके ही अंकल से शादी कर ली थी। तो यहाँ पे वो खुद ही एक कॉमेडी सीन आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो दोस्त है वो उसके फादर के फ्यूनरल पे नहीं आया बट उनकी माँ की शादी पे आया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप क्या एग्री कर सकते हैं, इवन इन एन इंटेंस ड्रामेटिक मूवी यू फाइंड मोमेंट्स ऑफ ह्यूमर, जिसको हम लोग कॉमिक रिलीफ कहते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं।
एक और बहुत अच्छा एलिमेंट हम लोग के सामने है जिसको बोलते हैं क्लिफ हैंगर। अब ध्यान से इस फोटो को देखिए। इस फोटो को देखने के बाद आपको लगेगा कि अब आगे क्या होने वाला है, क्या ये इंसान गिर जाएगा, क्या ये इंसान बच जाएगा। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन घूमने लगता है। इस टाइप के एलिमेंट को, जहां पे जो आपका स्टोरी मेकर होता है या जो ऑथर होता है, आपको बीच में फंसा देता है। ध्यान दीजिएगा, ये क्लाइमैक्स नहीं है जहां पे हाईएस्ट पॉइंट ऑफ टेंशन आ चुका है। यहाँ पे आपको देखना है कि अब क्या होने वाला है, आपको खुद भी पता नहीं चलता है। ओके, आपने वो फेमस मूवी देखी होगी दृश्यम ना, वो पूरी मूवी बहुत ज्यादा ड्रामेटिक एंड सस्पेंसफुल है, लेकिन मूवी एंड तो होती है, लेकिन अभी भी आपको नहीं पता है कि अंत में उस डेड बॉडी का हुआ क्या। दृश्यम 2 आने वाली है, अब जाके देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो दैट मूवी इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ क्लिफ हैंगर, जिसको एक ऐसी स्टोरी या प्लॉट लाइन माना जाता है जो एंड सडनली ऑन अ लार्ज प्लॉट, जहां पे ट्विस्ट जो है आपका अनरिजॉल्व्ड रह जाता है। अभी भी कहानी जो मिस्ट्री है वो सॉल्व नहीं हुई है। ऐसी टाइप की हम लोग मूवीज को कहते हैं क्लिफ हैंगर, जहां पे एक क्लिफ से कोई लटका हुआ है, अब वो गिरेगा या बचेगा आपको बाद में पता चलेगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग एक दूसरा लिटरेरी एलिमेंट देखते हैं विच इज सर्कमलोक्यूशन। ओके, अब इसका बहुत ही इजी एग्जांपल है कि आपको कभी अपने दोस्त की पार्टी में जाना होता है तो आप अपने पेरेंट्स से परमिशन मांगने के लिए बातों को गोल गोल घुमाते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं और ऐसे वर्ड्स का यूज या ऐसी बातों का एग्जांपल लेते हैं जिनको यूज करना जरूरी भी नहीं होता है। इस टाइप के एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं सर्कमलोक्यूशन, जिसका मतलब होता है टॉकिंग अराउंड या टॉकिंग इन सर्कल्स, बातों को गोल गोल घुमाना। सर्कमलोक्यूशन इज यूजिंग मोर वर्ड्स than necessary to express a thought or to get around a topic। एक बात को आप सीधी तरीके से नहीं बोलते हैं, आप उसको इधर उधर की बातें करके या एक्स्ट्रा वर्ड्स को यूज करके आप अपनी बात को कहने की कोशिश करते हैं। नाउ ऑथर्स इनको अपने काम में यूज करते हैं किसी भी कैरेक्टर को एक इनडायरेक्ट इफेक्ट देने के लिए। आपने हैरी पॉटर में ये बार बार सर्कमलोक्यूशन का यूज देखा होगा, जहां पे लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को लोग वोल्डेमॉर्ट कह के नहीं बुलाते हैं, कहते हैं यू नो हु या ही हु मस्ट नॉट बी नेम्ड। ठीक है, तो सीधा सीधा नाम बोल सकते हैं, लेकिन उस बात को इस तरीके से आपका ध्यान खींचते हैं सर्कमलोक्यूशन का यूज करके कि आपका ध्यान ऑटोमेटिकली उसके नाम के टुवर्ड्स चला जाता है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव कॉनोटेशन। अब कॉनोटेशन आपके वर्ड डिनोटेशन का ऑपोजिट है। ओके, नाउ डिनोटेशन में क्या होता है कि किसी भी चीज को आप सामने से डिनोट करते हो, जो उसका लिटरल मीनिंग या जो रियल सेंस में उसका मीनिंग होता है उसको हम लोग कहते हैं डिनोट करना या डिनोटेशन मीनिंग। अब कॉनोटेशन क्या होता है कि उस चीज का या किसी वर्ड का एक कॉन्टेक्चुअल या कुछ और ही मीनिंग जो हम लोग निकालते हैं उसको हम लोग कॉनोटेशन बोलते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कॉनोटेशन इज अ फीलिंग और आइडिया। ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं है कि ये एक वर्ड ही हो, ये एक फीलिंग और आइडिया है दैट अ वर्ड हैज in addition to its literal meaning और main meaning। आप किसी वर्ड में अगर कभी कभी कोई फीलिंग या फिर कोई आइडिया बीच में अटैच कर लेते हो और उस वर्ड को आप जब यूज करते हो तो वो उसका कॉनोटेटिव मीनिंग हो जाता है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख पा रहे होगे कि अगर किसी ने रिंग में कोई फाइट चल रही हो, किसी ने किसी को हरा दिया, तो आप कहेंगे किसी का नाम लेके कि ही नॉक्ड ऑफ दैट पर्सन, कि उसने उसको नॉक ऑफ कर दिया। अब इसका लिटरल या डिनोटेटिव मीनिंग है कि सच में नॉक ऑफ मतलब उसको हरा दिया। लेकिन अगर आप किसी ऐसी हीरोइन के टर्म्स में इसको यूज करें कि उन्होंने ये ड्रेस पहन के सबको नॉक ऑफ कर दिया, तो क्या उन्होंने किसी को हरा दिया? नहीं, हम लोग ने नॉक ऑफ का एक कॉन्टेक्चुअल मीनिंग निकाल लिया कि उसने लोगों को हरा दिया या सबको पीछे छोड़ दिया, तो इसका मतलब हो गया कॉनोटेशन। एक और एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सपोज आपकी फ्रेंड को कोई ड्रेस पसंद आई एंड आप सीधे सीधे बोल सकते हैं दिस क्लोथिंग इज अफोर्डेबल। अब आप कॉनोटेटिव मीनिंग अगर बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे उस ड्रेस के बारे में जो कि अफोर्डेबल और इकोनॉमिकल होगी, कि दिस क्लोथिंग इज चीप। अब अगर आपकी फ्रेंड यहाँ पे चीप वर्ड का कॉनोटेटिव मीनिंग निकाल लेंगी तो वो समझेंगी कि आप उनकी ड्रेस को लो क्वालिटी बोल रहे हैं, वेयर एज आपके कहने का मतलब होगा चीप मतलब इकोनॉमिकल, सस्ता है, बजट में है, ले लो। लेकिन यही होता है जब आप कॉनोटेटिव मीनिंग या किसी वर्ड से किसी आइडिया को या फिर किसी फीलिंग को अटैच कर देते हैं और उसको कोई
मिसअंडरस्टूड कर लेता है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं हमारा अगला एलिमेंट है क्लोजेट ड्रामा। अब ड्रामा क्या है ये सबको पता है कि एक ऐसा प्ले होता है, एक ऐसी स्टोरी होती है जो स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है। क्लोजेट ड्रामा का क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए क्लोजेट का मतलब होता है, पुराने जमाने में ये वर्ड यूज किया जाता था कि जो वार्डरोब होती थी उसको हम लोग क्लोजेट बोलते थे, जिसके हम लोग अंदर सामान रखते हैं। तो ये जो क्लोजेट ड्रामा है ये एक ऐसा प्ले होता है विच इज नॉट मेंट टू बी परफॉर्म्ड। यहाँ पे कैरेक्टर्स आके स्टेज पे परफॉर्म नहीं करते हैं। ये मीन किया जाता है बाय द ऑथर कि आप उस किताब को या उस ड्रामा को अकेले बैठ के रीड करें। अब यहाँ पे ध्यान से समझने की बात है, कुछ लोग ये भी समझ लेते हैं क्लोजेट ड्रामा की जो उस स्टोरी में कैरेक्टर होंगे वो कुछ कर नहीं रहे होंगे एंड वो हम लोग को बस बैठ के स्टोरी समझा रहे होंगे। नो, स्टोरी या वो प्ले, वो ड्रामा पूरा उस तरीके से ही बना होगा जिस तरीके से एक नॉर्मल थिएटर बना होता है, बस उसको परफॉर्म नहीं किया जाता है। इट इज ओनली मेंट टू बी रेड। A closet drama is a play that is not intended to be performed on stage but read by solitary reader or sometimes out loud in a small group. इसके famous examples है जॉन मिल्टन का सैमसंग अगोनिस्ट। ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि जॉन मिल्टन का कौन सा वो प्ले है which is a closet drama. Okay, थॉमस हार्डी का द डायनेस्ट। जैसा कि I told you, closet drama is not to be confused with readers theater in which actors read or recite without decor before an audience. सब कुछ एलिमेंट्स जो एक थिएटर में होते हैं वो क्लोजेट ड्रामा में होंगे, बस ये परफॉर्म नहीं होगा, आपको शांति से बैठ के एक जगह पे रीड करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं एक ऐसा एलिमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं सिनिसिज्म। अब ये एक एटीट्यूड होता है, ये एक फीलिंग होती है, ये कोई लिटरेरी डिवाइस नहीं है। सिनिसिज्म इज अ डार्क एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्ल्ड, स्पेशली टुवर्ड्स ह्यूमन बीइंग। अब कुछ लोग सिनिक पीपल होते हैं। ये सिनिक पीपल क्या होता है? सिनिक पीपल बिलीव दैट ह्यूमन बीइंग्स आर बेसिकली मोटिवेटेड बाय ग्रीड एंड सेल्फ इंटरेस्ट। जो सिनिक पीपल होते हैं वो कुछ ऐसे टाइप के लोग होते हैं जो ह्यूमन या मनुष्य को ही, खुद मनुष्य होने के बाद भी दूसरे मनुष्य को तुच्छ समझते हैं, उनको ग्रीडी समझते हैं, उनको ये समझते हैं कि अरे इसका तो बस फायदा निकल रहा होगा, ये तभी मेरे पास आया है। मतलब कि ऐसा डार्क एटीट्यूड है एक मनुष्य को ही लेके, जहां पे आप मनुष्य को ही डाउट करते हो, उसकी फैकल्टीज को डाउट करते हो। आप जो सिनिक पीपल होते हैं वो डिस्ट्रस्टफुल होते हैं, वो किसी पे विश्वास नहीं करते, वो यूजुअली बहुत नेगेटिव काइंड के पीपल होते हैं और सस्पिशियस उनकी मेंटालिटी होती है कि एक छोटी सी बात की खाल की भी बाल को निकाल लेते हैं। तो ये होते हैं सिनिक पीपल। अब सिनिसिज्म का इस फोटो से क्या लेना देना है? कुछ ऐसे पीपल ऐसी टाइप की टी शर्ट्स पहनना बहुत पसंद करते हैं जिसमें ऑटोमेटिकली उनका जो आउटलुक है वर्ल्ड के लिए वो लिखा होता है। बेहतर यही होगा कि आप ज्ञान ना दें, ठीक है? सामने वाले मनुष्य को या मनुष्य को इन जनरल अपने वर्दी ना समझना, तुच्छ समझना, उसको हम लोग सिनिक पीपल बोलते हैं। आपने कुछ लोगों को बात करते हुए देखा होगा, दे से आई ट्राई टू बी नाइसर इफ यू ट्राई टू बी स्मार्टर। मतलब ऑटोमेटिकली इस लाइन से प्रूव हो गया कि सामने वाला स्मार्ट नहीं है। एंड आप जब स्मार्ट हो जाएंगे देन आई स्टार्ट बीइंग स्वीट और गुड टू यू। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कैकोफनी। ओके, अब ये एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस होता है जहां पे आपका जो ऑथर होता है जानबूझ के कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज करता है अपने टेक्स्ट में जो सुनने में बहुत ही रफ और अनप्लीजेंट लगते हैं, उसको हम लोग कैकोफनी बोलते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक इंसान है, अपने कान बंद करके बैठा है, एक कार से निकल रही आवाज के टुवर्ड्स। अब आप इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, यू डोंट हैव टू गेट डिफेंडेड सॉरी अफेंडेड, एंड इस बात को आप अदरवाइज नहीं लेंगे। आपने सुना होगा कि हमारी गली में, हमारी कॉलोनीज में कुछ बहुत जगराता होता है जहाँ पे भगवान के गाने गाए जाते हैं। अब वो गाने अगर आप सुनेंगे, वो मीनिंग उनका बहुत अच्छा होता है, वर्डिंग्स बहुत अच्छी होती है, लेकिन उनको गाने वाले लोग इतनी गंदी तरीके से गाते हैं, चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के गाते हैं कि वो कैकोफनी मतलब कि अनप्लेजेंट लगने लगता है वो जिस तरीके से गाते हैं। तो ये एक ऐसा लिटरेरी एलिमेंट होता है लिटरेचर में जहाँ पे जो ऑथर होता है ऐसे वर्ड्स का यूज करता है। अब टेक्स्ट में तो साउंड नहीं डाल सकता, तो ऐसे वर्ड्स को यूज करता है जिसको आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ते ही कुछ रफ या अनप्लीजेंट फीलिंग आएगी। जैसे कि
He grunted in a gruff voice and said, "Give me that trash and I'll throw it out." आप देख पा रहे होंगे कि trash and throw कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ऑलरेडी कान को सुनने में प्लीजेंट नहीं लगते हैं. अगला एग्जाम्पल देखिए. He is a rotten, dirty, terrible, trudging, stupid dude. आप देख पा रहे हैं कि एक इंसान को इतने सारे अनप्लीजेंट वर्ड्स के थ्रू अटैक किया जा रहा है, तो ये सुनने में अच्छा नहीं लगता है. In literary studies, the combination of words with rough, unharmonious sounds are used for a noisy or jarring poetic effect is known as your cacophony. Okay, I hope this is clear. आगे बढ़ते हैं. So we are done with this सीरीज जहां पे हम लोग ने सी से बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस देखे. आई सी इफ सी से बहुत सारे और डिवाइसेस बचते हैं तो इसकी एक और पार्ट आएगा, पार्ट 2, जैसा कि हम लोग ने एक और बी में भी शायद देखा था. ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके बताना कि ये आपको वीडियो कैसा लगा, आपको रिलेटेबल एग्जांपल सुन के मजा आता है. एंड सिर्फ मजे के लिए नहीं, वो रिलेटेबल एग्जांपल्स आई गिव स्पेसिफिकली कि आप अगर किसी भी लिटरेरी डिवाइस से रिलेट करें तो उन एग्जांपल्स की वजह से आपको वो हमेशा के लिए याद रहे. आप जैसे ही एग्जाम में उसका कोई एग्जाम्पल देखेंगे या क्वेश्चन देखेंगे तो आपके वो माइंड में क्लिक करेगा, क्योंकि पढ़ाई को बना दिया है लोगों ने बहुत बोरिंग. अगर आप अपनी डेली लाइफ के कुछ एग्जाम्पल्स को, कुछ स्टोरीज को उससे रिलेट करके पढ़ाई करते हैं तो उस चीज को याद करना बहुत ज्यादा इजी एंड एंजॉयबल हो जाता है, विच आई ऑलवेज डू ऑन दिस चैनल. वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स को जरूर दिखाना, साथ में मिलकर हंसना, सब्सक्राइब करना अगर आपको ये चैनल का वाइब अच्छा लग रहा है, और कमेंट जरूर करना कि आपको कैसा लग रहा है और कौन से ऐसे वीडियोस हैं जो आप देखना चाहते हैं. आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो फॉर यू. ओके, सो ऑन दैट नोट आई take your leave. I will meet you again next in yet another alphabetical literary device video, and up to then, bye and take care.